वेलकम टू स्टडी जोन हिल। दोस्तों, मैं शुभदीप चतुर्वेदी आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट तथा क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो कि आपके सभी टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक सिद्ध होने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल्स पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, इस YouTube प्लेटफॉर्म का मात्र एक ही उद्देश्य भावी अध्यापक आप ही हों। दोस्तों, हर भाई बंधु हर गृहिणी का इस YouTube प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण एवं सतत विकास पे, जिससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके पिछले सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे उसको राइट डाउन करते चलिएगा। साथ ही साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अभी से ही आप वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पर्यावरण देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर पाए जाने वाली भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु का जो समूह हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण की ये अजैविक और जैविक संघटक आपस में अंतरक्रिया भी करते हैं। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जैविक घटक क्या है और अजैविक घटक क्या है। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। धातव्य है कि परे धन आवरण शब्दों को जोड़कर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है जो आवरण हमारी चारों तरफ हो। आई होप दोस्तों आपको पर्यावरण का मीन्स समझ में आ गया होगा कि चारों तरफ का वह आवरण जिससे हम घिरे हुए हैं वही हमारा पर्यावरण कहलाता है, जो कि हमने 1986 के अंतर्गत भी देखा। साथ ही साथ जैविक और अजैविक घटक की संरचना को सम्मिलित करके पर्यावरण को डिफाइन किया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे में के फैक्ट में हम देखेंगे कुछ चित्र के द्वारा पर्यावरण को समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि क्षोभ मंडल, ठीक है, टोपोस्फीयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। आपका ये वायुमंडल है। वायुमंडल से ऊपर ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर्स है। अब इसी वायुमंडल के अंतर्गत देखिएगा आपके जो भाग पाए जाएंगे वो स्थल मंडल, जिसको लिथोस्फीयर बोला जाता है, जीवमंडल बायोस्फीयर बोला जाता है, जैवमंडल हाइड्रोस्फीयर जिसको बोला जाता है, ठीक है। जीवमंडल की अगर बात करेंगे तो जीवमंडल में पौधे एवं जंतु आते हैं। अगर स्थल मंडल की बात करेंगे तो स्थल मंडल के अंतर्गत पर्वत, मैदान और मरुस्थल आता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें जलमंडल की तो जलमंडल के अंतर्गत हमारा हिमनद, झील, नदी, सागर आएगा। वायुमंडल की बात करें तो आपका वायुमंडल के अंतर्गत क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सारे आएंगे। तो पर्यावरण के चारों तरफ इनका आवरण पाया गया। किसका किसका? वायुमंडल का पाया गया, ठीक है। साथ ही साथ जीवमंडल का पाया गया, जलमंडल का पाया गया और स्थल मंडल का पाया गया। तो ये जो पर्यावरण का चारों तरफ का जो आवरण है, इन्हीं चारों फैक्ट से मिलकर बना हुआ है। वायुमंडल, स्थल मंडल, जीवमंडल और जलमंडल। दोस्तों, आपको चित्र से ज्ञात हो रहा होगा कि पर्यावरण कहते किसे हैं। पर्यावरण का मतलब क्या? वायुमंडल का जो भाग है, स्थल मंडल का जो भाग हमें घेरे हुए, जीवमंडल का जो भाग हमें घेरे हुए है, साथ ही साथ जलमंडल का जो भाग हमें घेरे हुए है। चलिए दोस्तों, आगे की फैक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा कि पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्टि है तथा जैविक और अजैविक तत्वों के वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों की इसकी संरचना होती है। पर्यावरण के अंतर्गत हम अगर बात करेंगे तो हमारे 2 संघटक पाए जाते हैं, जिसको हम अजैविक संघटक की बात करते हैं तो स्थल, वायु, जल, और जैविक संघटक की बात करेंगे तो पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा
साथ ही साथ इन दोनों घटकों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऊर्जा संघटक की आवश्यकता होती है, जिसमें सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि पर्यावरण कई संघटकों से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, तो कुछ कारक जो होते हैं वो निरंतर के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को वृहत एवं लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही इसका जो क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दोस्तों, पर्यावरण का मतलब यही हुआ कि हमारे चारों तरफ का जो आवरण पाया जाता है, उस आवरण के अंतर्गत आपका वायुमंडल भी आएगा, स्थल मंडल के कुछ भाग आएंगे, जलमंडल के कुछ भाग आएंगे। इन चारों तरफ से घिरा हुआ जो आवरण होगा वही हमारा पर्यावरण होगा। चलिए दोस्तों, पर्यावरण से फैक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण में उसकी संरचना कैसे होती है। जैसे जीवाणु का पर्यावरण, ठीक है, यहाँ पे आपका एक पर्यावरण स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, पर्यावरण कारक स्ट्रक्चर में कारक कौन कौन से पाए जाते हैं, तो एक संसाधन के रूप में कारक पाए जाते हैं और एक निरंतर के रूप में कारक पाए जाते हैं। अगर हम बात करें विभिन्नताओं की, तो विभिन्नताओं से कारण उत्पन्न होता है। जैसे कारण मृदा के प्रकार, ठीक है, वहाँ का पर्यावरण कुछ दूसरा होगा। जलवायु परिवर्तन पर्यावरण पे इफेक्ट डालेगा। स्थलाकृति में अंतर, ये भी पर्यावरण पे इफेक्ट डालेगा। साथ ही साथ स्तर की अगर हम बात करें तो जीवाणु का पर्यावरण लघु या वृक्ष का पर्यावरण वृहत होता है। देखिएगा, जो जीवाणु का पर्यावरण होगा वो लघु होगा और वृक्ष का पर्यावरण क्या होगा, वृहत होगा। अगर हम बात करें संगठक की, तो संगठक की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत भौतिक, जिसमें हम स्थल, वायु और जल की बात करेंगे। जैविक की बात करेंगे तो पादप, मनुष्य और जंतु की बात करेंगे। और ऊर्जा की हमने बात की है कि जैविक और अजैविक घटकों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा होती है। चलिए दोस्तों, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण से अभिप्राय है, ठीक है, पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा है कि भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनको चारों ओर के अस्तित्व में है। ऑप्शन नंबर ए आपका था। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि भौतिक, जैविकीय तथा सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था को संबंधित करता है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त सभी। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो फटाफट क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस क्वेश्चन का व्याख्यात्मक रूप भी देख लेते हैं। पृथ्वी पे पाए जाने वाले भूमि, चाहे वो जल हो, वायु हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण की ये जो अजैविक घटक होते हैं चाहे जैविक घटक, आपस में अंतःक्रिया करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी भी जीव के चारों तरफ, ठीक है, जो घिरा हुआ भौतिक एवं जैविक दशाएं होती है उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए था दी बेस्ट था, जो कि सभी फैक्ट को शो करता है। इसलिए क्वेश्चंस का जो आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे का जो फैक्ट है जिससे पेडागोजिकल क्वेश्चंस आपके ईवीएस के बनते हैं, धारणीय विकास या सतत विकास। देखिएगा, धारणीय विकास कहते किसे हैं? देखिए, धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय होता है। कहने का मतलब क्या है कि धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग करना, ठीक है। जैसे हम वृक्ष का उपयोग कर रहे हैं, जो वृक्ष है या प्राकृतिक रूप से जो संसाधन जल हुआ उसका हम न्याय संगत रूप से उपयोग करें, यही हमारा धारणीय विकास है। हमारे पूर्वज भी
जो पेड़ पौधे पाए जाते थे उनका उपयोग कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी भी उस पेड़ पौधे का उपयोग करेगी, जल का उपयोग करेगी, मृदा का प्रयोग करेगी। तो ये धारणीय विकास है, और जिसका प्रयोग एक न्याय संगत के रूप में किया जा सके तो ये आपका धारणीय विकास है। एक धारणा के तहत चलता हुआ विकास चला आ रहा है। अब देखिए, धातव्य के संबंध में व्याख्या वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग WCED कहते हैं, ठीक है, ने अपनी रिपोर्ट आवर कमीशन फ्यूचर में की थी। इस धारणीय विकास को सर्वप्रथम 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट में पहली बार इसकी चर्चा की थी। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21, जिसको हम अगली वीडियो में जानेंगे, रियो घोषणा में इसके प्रति पूर्ण समर्थन को व्यक्त किया गया था। दोस्तों, इसके साथ ही साथ वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा भी क्या था? सतत विकास था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। सतत विकास के लिए जैविक विविधता या संरक्षण, बात करें प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण एवं निर्धनता घटना सभी आवश्यक है। प्रकृति की अपनी सुंदरता होती है, अपनी सीमाएं होती हैं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, बाद में उसकी विकास की नीतियों का निर्धारण करें। दोस्तों, अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना में आवश्यक है। कहने का मतलब, जो धारणीय विकास है उसको हमें एक न्याय संगत रूप में उसका प्रयोग करें, जिससे आने वाली पीढ़ी भी उसको प्राप्त कर सके। और ये धारणीय विकास और सतत विकास जो कंटिन्यूटी चला आ रहा है, वो विकास टिकाऊ विकास का रूप ले सके। टिकाऊ विकास जो कि अनिवार्य शर्त है। अगर हम अपनी मृदा का प्रयोग कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी मृदा का प्रयोग ना कर पाए या जल का प्रयोग ना कर पाए, तो शायद सृष्टि का सृजन ना हो सके। ये सूचनाओं को उपलब्धता पे आधारित होती है। देखिए, हम चित्र के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि टिकाऊ विकास के हेतु आवश्यक सूचनाएं क्या हैं। पहले हमें आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं देनी होंगी, या मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं हमें देनी होंगी। कहने का मतलब, अगर हम पर्यावरण से संबंधित फैक्ट की बात करें तो जैविक अधिवास से संबंधित उसे सूचना दी जाए, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित उसे सूचना दी जाए, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में उसे सूचना दी जाए, और वर्तमान पर्यावरण की स्थिति क्या है इसके बारे में आने वाली पीढ़ी को बताया जाए। साथ ही साथ मनुष्य का व्यवहार पर्यावरण के प्रति कैसा रहा, जनसंख्या वृद्धि पर हमें उन्हें बताना चाहिए, जनसंख्या का आकार क्या होना चाहिए, विभिन्न संसाधन एवं खाद्य उपलब्धता क्या होनी चाहिए, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं क्या होनी चाहिए, औसत जीवन स्तर क्या होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय क्या होना चाहिए। ये सारे जो फैक्ट हैं, अगर इस फैक्ट को आने वाली पीढ़ी को हम लोग बता सकते हैं तो शायद ये जो कंटिन्यूटी डेवलपमेंट का जो रूल्स है वो फॉलो हो सके। आई होप दोस्तों आपको धारणीय विकास समझ में आएगा कि जो विकास हम लोग लेकर चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, मृदा का प्रयोग करके, लकड़ी का प्रयोग करके, जल का प्रयोग करके, वो आने वाली पीढ़ी भी उसका उपभोग कर सके, यही धारणीय विकास है, यही कंटिन्यूटी विकास है। चलिए देखते हैं इससे किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है क्वेश्चन कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ठीक है, तो देखिएगा धारणीय विकास किससे रिलेट होता है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर इसका जवाब दीजिएगा। पहला, प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड है कि वो भौतिक संसाधन से रिलेटेड है, औद्योगिक संसाधन से रिलेटेड है कि सामाजिक संसाधन से रिलेटेड है। दोस्तों, अभी हम लोगों ने उस चीज़ पे चर्चा किया, इसलिए हमने इस फैक्ट को पर्यावरण के साथ जोड़ के पढ़ा कि जो धारणीय विकास है वो प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्राकृतिक संसाधन से। चलिए इसके जो व्याख्यात्मक रूप है उसको जानने का प्रयास करते हैं। धारणीय विकास, विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में
अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय, जो कि हमने चर्चा किया कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिस चीज का उपयोग हम कर रहे हैं, उपभोग हम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी उसका उपभोग और उपभोग कर सके। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग कर, संरक्षण कर तथा उसका उचित प्रबंधन करना है। दोस्तों इस लाइन को याद रखना है आपको कि धारणीय विकास पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग करना, उसका दुरुपयोग नहीं करना, न्याय संगत उपयोग करेंगे तभी हम आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में बता सकते हैं, उसकी वैल्यूएशन के बारे में बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा जिससे आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है आपको जानना है, जैविक विविधता का संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, और ऑप्शन नंबर सी निर्धनता को घटाना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों सतत विकास जैविक विविधता का संरक्षण भी है, ये तो एक इंक्लूड फैक्टर है। साथ ही साथ प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण भी इसी में इंक्लूड है, और निर्धनता को घटाना भी इसमें इंक्लूड है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा वो राइट होगा। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, उपयुक्त सभी आवश्यक है। चलिए इस क्वेश्चन का व्याख्यात्मक स्वरूप भी देख लेते हैं। देखिए सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, जो कि एक टिकाऊ विकास एवं सतत विकास के लिए आवश्यक है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास जो कि अनिवार्य शर्त है, वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होते हैं। दोस्तों मिलते हैं कुछ नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।